हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, और हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो एवरीवन, मैं आशीष कुमार साक्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आप सभी के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उन पे भी चर्चा की जाएगी, और साथ ही साथ जो भी चाहे फिर एसएससी का एग्जाम हो या यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम, उन सभी से रिलेटेड हमारा ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में, उनका क्या एरिया है और कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में कौन कौन सी मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि उसमें किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और आप सभी दोस्तों को अगर आपको ये हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी आपको। तो चलिए देर ना करके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। तो कौन डिफाइन करता है, यानी भारत की मिट्टियां, इनके डिवाइड कौन करता है, कितने प्रकार की होती हैं? तो ये डिवाइड करती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसकी स्थापना हुई थी 1953 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस पॉइंट को। आप एक नोट्स ले लीजिए, कॉपी पे लिखते जाइए, नोट करते जाइए। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में। इसका कार्य क्या होता है? ये भारतीय भूमि उपयोग और मृदा सर्वेक्षण संगठन की तरह इसकी स्थापना हुई थी, जिसने वर्ष 1986 यानी 1986 में भारतीय मिट्टी को 8 प्रमुख मिट्टियों में डिवाइड किया। और ये 8 जो मिट्टियां हैं वो आपको नीचे स्क्रीन पे दे रखी हैं। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 काली मिट्टी, और नंबर 3 है लाल एवं पीली मिट्टी, और नंबर 4 लेटराइट मिट्टी। इसके अलावा 5 पर है वन एवं पर्वतीय मिट्टी, और 6 है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, 7 लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी, और 8 है पीट एवं दलदल युक्त मिट्टी। तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में क्या फैक्ट है। जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो इसका निर्माण जो है वो मुख्यतः दक्कन के लावा के अपक्षय के द्वारा हुआ है, यानी जो दक्कन का जो पठार है उसका जो लावा यानी कटाव है, धीरे धीरे हुआ क्या कि नदियां जो हैं, नदियों द्वारा जो पत्थर या जो दक्कन का पठार है उसको काट काट के लेकर जो निक्षेप जमा हुए, उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। इसका जो रंग है, प्रकृति की बात करें, इसका रंग कैसा है? काला गहरा रंग है। इसमें मुख्यतः क्या होता है? लोहा। ये पॉइंट याद रखना आप। एक तो आयरन, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है। प्रचुरता का मतलब क्या हुआ? ये जो तत्व हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि इस मिट्टी की अगर बात की जाए तो इस मिट्टी में, कौन सी मिट्टी में हम बात कर रहे हैं? जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस जैव पदार्थ को ह्यूमस कहा जाता है। देखो, नाइट्रोजन की कमी होती है, पॉइंट याद रखना, नाइट्रोजन और फास्फोरस। और आपने देखा होगा यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में, जहां भी उत्तर प्रदेश में है या जहां जहां ये मिट्टी पाई जाती है, तो देखते हैं यूरिया का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। होता कि बेसिकली यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन की अधिकता होती है, 46.6% नाइट्रोजन होती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं? यूरिया की जो कमी होती है इसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यूरिया खेतों में डालते हैं। और आपने देखा भी होगा ऐसी मिट्टी जहां पर जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में यूरिया का उपयोग बहुत किया जाता है। दूसरी क्या है? जलोढ़ मिट्टी जो होती है मृदा गहरी और अपारगम्य होती है। अपारगम्य का मतलब इसके आर पार नहीं जा सकता है। और ये गीली होने पर कैसी होती है? फूल जाती है। इसमें नमी के धीमे अवशोषक या धीमे क्षय कारक उपस्थित होते हैं। और इस मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? इस मिट्टी को याद रखना, इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है, इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है, या ट्रॉपिकल ब्लैक भी कहा जाता है। ठीक है, यह देश के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर, याद रखना इस पॉइंट को, कितना? लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में उगाया क्या जाता है। इसमें अगर वो फसलों की बात करें तो फसल अरहर की फसल होती है। इसमें गेहूं, ज्वार, अलसी, सरसों, तंबाकू, मूंगफली और कपास, ये जो मुख्य फसलें हैं ये इनकी खेती होती है। किसमें?
जलोढ़ मिट्टी में। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, जलोढ़ मिट्टी को रेगुर काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल ब्लैक भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। नेक्स्ट हम देखते हैं लाल एवं पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी का जो निर्माण है वो दक्कन यानी जो दक्षिण का पठार है उसके पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले स्थान पर रवेदार आग्नेय चट्टानों में ये पाई जाती है। इसका रंग जो है वो लाल रंग का होता है। इसका कार्ड क्या होता है? इसका लाल रंग जो होता है वो लौह ऑक्साइड यानी लोहे के जो ऑक्साइड हैं उनकी उपस्थिति के कारण होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉइंट याद रखना कि लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है, परंतु नीचे जाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? पीले रंग का मिलता है, इसलिए इसको लाल एवं पीली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें होता क्या? लोहा, एल्युमिनियम, चूना जो है वो अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होती है? कमी पाई जाती है। तो इस मिट्टी में भी ध्यान रखना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। फसलें कौन होती हैं? ऊपरी भागों में इसके क्या होती है? बाजरे तथा निचली घाटियों अगर मैदानी क्षेत्र है तो इसमें क्या होता है? कपास, गेहूं, दाल और तंबाकू, मूंगफली की खेती होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी की अगर बात की जाए, इसका निर्माण क्या होता है? जहां उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है या शुष्क प्रदेश जो होते हैं। देखिए ध्यान रखना, ऐसा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं या इसके अलावा जो उच्च वर्षा वाले क्षेत्र हैं, बेसिकली इसका ज़्यादातर जो अगर हम मैप देखेंगे इंडिया का तो जो पूर्वी तटीय और पूर्वोत्तर जो प्रदेश हैं उनमें उन क्षेत्रों में मिट्टी ये ज़्यादा पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी। तो ये मृदा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है। लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, और इनके जो स्वरूप होता है वो ईंट की भांति होता है, और भीगने पर ये कोमल और सूखने पर डेलेदार हो जाती है। इसलिए मिट्टी उत्पादन के लिए थोड़ी उपयोगी नहीं होती है। कारण क्या होता है? ये बहुत ही एकदम चट्टानी टाइप में मिट्टी होगी। ईंट की भांति का मतलब ये कठोर होती है बहुत ही। और रंग कैसा होता है? इसका रंग लाल होता है। उसका भी कारण यही होता है कि उसमें लौह ऑक्साइड उपस्थित होता है। होता क्या है, जो हमारी लाल मिट्टी है तो लाल मिट्टी में जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, तो पानी जैसे ही भरता है तो उसका निक्षालन होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं वन एवं पर्वतीय मिट्टी। वन या पर्वतीय मिट्टी की बात की जाए तो इस प्रकार की जो मिट्टी है उन्हें 3 भागों में बांटा गया। एक तो पथरीली मिट्टी, चूना युक्त मिट्टी एवं इसमें क्या गया? नंबर 3 है आग्नेय मिट्टी। पथरीली मिट्टी की अगर बात की जाए तो ये हिमालय के दक्षिण में पथरीली यानी जो मिट्टी है उसकी अधिकता होती है। इसमें होता क्या? नाम से ही स्पष्ट है, चूंकि पथरीली मिट्टी है। देखो, वन और पर्वतीय मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया। पथरीली मिट्टी में क्या होगा? कंकड़ पत्थर जो है वो उपस्थित होंगे, और इसमें वनस्पति, चूने और लौह के अंश जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये कांगड़ा क्षेत्र में और असम, दार्जिलिंग क्षेत्रों में बारीक कड़ वाली मिट्टी पाई जाती है। ये उत्पादन इसमें किस किस का होता है? बेसिकली ध्यान रखना, चाय, आलू की खेती होती है इसमें। तो आप देखेंगे असम साइड में क्या होता है? दार्जिलिंग क्षेत्र जो उसमें चाय की खेती बहुत होती है। तो पथरीली मिट्टी में चाय की खेती अधिक होती है, इस चीज को याद रखना आप। नेक्स्ट है चूना युक्त मिट्टी। चूना युक्त मिट्टी की अगर बात की जाए तो ये कहाँ? मसूरी, नैनीताल, चक्राता आदि क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अधिक वर्षा के कारण इसमें चूना बह जाता है, जिसमें भूमि अनुत्पादक या विहित युक्त हो जाती है, अर्थात ज्यादा उत्पादक नहीं होती। इसमें होगा क्या? केवल चीड़ और साल आदि के वन पाए जाते हैं। यानी ऐसे देखो, ये क्या होता है, इसमें कोई भी उत्पादन क्षेत्र हो नहीं सकता, क्योंकि ये मिट्टी बेसिकली होता क्या? वन, पथरीली मिट्टी होती है ये भी, और इसमें क्या होता है? चूना की मात्रा अधिक होती है, इसके कारण इसमें कोई भी फसल आप नहीं उगा सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर चीड़ और साल जो होता है उस लकड़ी होती है, इसका भी ये वृक्ष चुन के उगाए जाते हैं। यदा कदा मतलब कहीं कहीं चावल की खेती भी इसमें की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आग्नेय मिट्टी क्या होता है? हिमालय के जो कई भाग हैं उनमें ज्वालामुखी जहां उद्गार होता रहता है वहां ग्रेनाइट और डायोराइट की आदि की आग्नेय चट्टानें जो हैं उनका निर्माण होता है। इसी कारण ही चट्टानों से जो कट कट के मिट्टी बनती है उसे आग्नेय मिट्टी कहा जाता है। और इसमें नमी धारण करने की जो शक्ति वो अधिक होती है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? जब नमी धारण करने की शक्ति, तो इसमें कृषि की जाती है, यानी खेती भी हो जाती है। नेक्स्ट है शुष्क या मरुस्थली मिट्टी। शुष्क और मरुस्थली मिट्टी की अगर बात की जाए तो
इनका जो विकास है, विकास यानी डेवलपमेंट जो होता है वो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाली दशाओं में होता है। जो शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी से आप समझ पा रहे होंगे कि मरुभूमि, जिसकी जो फर्टिलिटी है वो ना के बराबर बहुत कम होती है। तो जहाँ पर औसत वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी वर्षा ना बहुत कम होती है। इसके अलावा यह मिट्टी रेतीली और बजरी युक्त होती है, याद रखना इस पॉइंट को। और इसमें ध्यान रखना क्या होता है, जिसमें जैव पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। अगली है पीट या दलदल युक्त मिट्टी। पीट या दलदल युक्त मिट्टी का मतलब क्या हुआ कि ऐसी मिट्टी, अब ये कहाँ पाई जाएगी, तो जैसा नाम से इस पता दलदल यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा दलदली भूमि गहरा टाइप में भरा होगा उस क्षेत्रों में। तो ये मिट्टी कहाँ, आर्द्र क्षेत्रों में अधिक या जैव पदार्थों के संचलन से बनती है। और इसमें जैव पदार्थों की जो मात्रा होती है, इसमें ह्यूमस जो है वो अधिक मात्रा में होता है। कितना, 40 से 50% तक ह्यूमस पाई जाती है। और ये मिट्टियाँ वर्षा ऋतु में जल में डूब जाती हैं, क्योंकि ये होते हैं निचले क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वर्षा का पानी एकत्र हो जाता है बहुत अधिक मात्रा में, तो वो दलदली क्षेत्र जो होती है, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है पीट एवं दलदली मिट्टी। इसमें होता क्या, ज़्यादातर जहाँ पानी भर जाएगा तो वहाँ हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें चावल की खेती की जाती है। अर्थात चावल की खेती के लिए ये उपयोगी मिट्टी होती है। इसमें चावल की जो खेती है वो अधिक की जाती है। और ये काली, भारी तथा अति अम्लीय होती है। ये कैसी होती है सर, इसमें जो एसिड होते हैं वो उनकी मात्रा अधिक होती है। इसमें लवण और जैव पदार्थों की अधिकता होती है, परंतु फास्फेट और पोटास की इसमें कमी देखी जाती है। ये पॉइंट याद रखना आपको, अगर दलदली या पीट मिट्टी की बात की जाए तो इसमें 40 से 50% ह्यूमस होता है। तो नाम, जब 40 से 50% ह्यूमस है, इसका मतलब ये खेत कृषि के लिए उपयोगी रहेगी। तो इसमें चावल की खेती बहुत अधिक की जाती है। कहाँ पाई जाती है ये मिट्टी, अगर हम बात करें तो सबसे अधिक अगर ये तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और केरल और तमिलनाडु राज्यों में उपस्थिति होती है पीट और दलदली मिट्टी की। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। और बहुत जल्द ही हम जो वीडियो लेकर आएंगे उन वीडियोज के माध्यम से हम आरआरबी एनटीपीसी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं और सेट भी डिस्कस करेंगे। और अभी बहुत टाइम है, सेकेंड फेज के बाद थर्ड फेज के एग्जाम में, जब तक हम काफ़ी चीज़ों को कवर कर लेंगे। लास्ट है हमारी दलदली मिट्टियाँ। दलदली मिट्टी क्या होती है, ये अम्लीय मिट्टियाँ हैं। इसमें 40 से 50% वही जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। जल क्रांति या अवायु, या वायु का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, वायु की कमी होती है, इसका निर्माण होता है। इसमें फेरस आयरन होने के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। और ये तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पतियाँ मिलती हैं। जहाँ जहाँ तटीय क्षेत्र है तो वहाँ पर इसमें क्या होता है, मैंग्रोव वनस्पतियाँ जो है वो पाई जाती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कवर किया था जितनी भी भारत की विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियां हैं उन सभी के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ ध्यान रखें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दी गई है उस लिंक पर जाकर चैनल को ज्वाइन करें और जिसकी PDF को प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।